मगरिब का वक्त था। हर तरफ मगरिब की अज़ानों की सदाएं गूंज रही थीं। वो अभी नहा कर निकली थी और मगरिब के वक्त वो खुले बालों को लिए गैलरी पर आ खड़ी हुई थी। ये जून का महीना था, सख्त गर्मियाँ थीं, हर तरफ हब्स का माहौल था। तभी इसे अपने करीब ठंड का एहसास हुआ। बाल हवा के ज़ेर असर उड़ रहे थे। वो दोनों हाथों को एक दूसरे में पेवस्त करके फूंके मारने लगी। ठंड जैसे पसलियों में घुस रही थी। इसकी कान की लुएं सख्त गर्म हो गईं और इसे इस चीज़ का एहसास होने लगा। तभी ज़ोर से किसी की कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। नम्रा ने नीचे झांका तो वो इनके घर की तरफ ही देखकर भौंक रहा था। एक तो इतनी ठंड पता नहीं कैसे शुरू हो गई और ऊपर से ये कमीना कुत्ता भौंके जा रहा है। ओए होश होश, वो इसे बखाना चाह रही थी, मगर वो इधर देखकर बहुत ज़ोर से भौंक रहा था। भाई इस कुत्ते को क्या हो गया? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। नम्रा बीबी, ये जंगल है, ये तो सब होगा, गुजारा करो। वो खुद ही से गुफ्तगू कर रही थी। वो कुत्ते मियाँ, यहाँ क्या नजर आ रहा है? वो थोड़ा ऊपर होकर हाथ हिलाती जोर से बोली। तभी इसे अपने करीब किसी की सरगोशियां सुनाई देने लगी। वो यकदम घबरा सी गई थी। मैं नजर आ रहा हूँ। इसे अपने पीछे किसी मर्दाना आवाज आई तो वो खुद से में सिमट सी गई। नम्रा को ये आवाज़ बहुत अजीब सी लगी। डर दिल में कहीं कुंडलियां मार रहा था। इसने थूक निकला और पिल्टी। इसे वहां किसी का साया नजर आया और गायब हो गया। ये कौन था और कहाँ गया? वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। तभी उल्फत बेगम की आवाज़ पर वो सोचों से बाहर निकली, जो उसके कमरे में मौजूद इसे चीख चीख कर पुकार रही थी। नम्रा ने सर पर हाथ मारा। अब खैर नहीं है, वो बड़बड़ाई और फिर दोबारा नजरें दौड़ाकर वो अंदर की जानब बढ़ गई। तुम कहाँ गई थी और ये क्या हालत बनाई हुई है? दुपट्टा कहाँ है और बाल क्यों खोले हुए हैं? तेरे अब्बा को मना भी किया था कि यहाँ घर ना ले। शहर ही ठीक है, एक तो जंगल में घर, ऊपर से सामने ही कब्रिस्तान। मुझे तो हर घड़ी खौफ रहता है कि जवान जवान जहाँ लड़की और ये जंगल, या अल्लाह मैं क्या करूँ? वो सर पकड़ कर बैठ गई। अरे अम्मा रिलैक्स, कहीं नहीं गई थी, यहीं गैलरी में थी, इसने तहम्मुल से कहा। जब उल्फत बेगम ने झटके से सर उठाया तो मगरिब के बाद इस हालत में गैलरी में गई थी। हाय रे निमरा, तेरा क्या करूं? तुझे कब अकल आएगी? लड़की उन्होंने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और नम्रा को भी वो वाक़या याद आया तो वो अब भी थोड़ी घबरा गई। अपनी अम्मी की हालत देखकर इसने अपने साथ होने वाला वाक़या बताना बेहतर न समझा, इसलिए खामोश हो गई और ये सब बात के लिए छोड़ दिया। अरे मेरी प्यारी अम्मा, अब नहीं जाऊंगी, बस तुम खुश हो जाओ। वो उनके सामने घुटनों के बल बैठते हुए मोहब्बत से कहने लगी। पकाना इन्हें हदसा हुआ। जी मेरी प्यारी अम्मा, पका। वो इनका माथा चूमते हुए बोली तो वो पुरसुकून सी होकर चली गई। नम्रा ने सांस खारिज की और चलती हुई साइड टेबल तक आई और दराज से ताला चाबी निकाली और गैलरी के दरवाजे को ताला लगा दिया और चाबी वापस दराज में रखकर सुकून होकर सो गई। मगर वो नहीं जानती थी वो नई मुसीबत इसकी मुंतजर थी। सुबह का सूरज निकला तो सब बेदार हो गए थे। वो तैयार होकर नीचे आई तो नौकरानी टेबल पर नाश्ता सजा रही थी। नम्रा ने खामोशी से नाश्ता किया। अम्मा मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी, नम्रा ने उल्फत बेगम से कहा तो वो उसे घूरने लगी। अरे अम्मा आ जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वो इन्हें मुतमिन करके तेजी से निकल गई। कहीं अम्मा रोक ही ना ले। वो अपनी DSLR गले में लटकाए जानवरों की तस्वीरें बना रही थी। इसे वहाँ एक स्याह रंग का बिल्ला नजर आया जो दर्द से करा रहा था। नम्रा को इसे देखकर अफसोस हुआ। इसने पहले ही इसकी 2-3 तस्वीरें निकाली, फिर इसे उठाए घर ले आई। अभी वो घर में दाखिल ही हुई थी कि सामने ही अम्मा लड़का औरतों की तरह कमर पर हाथ बांधे इसकी मुंतजर थी। इसने नफी में सर हिलाया और घर में दाखिल हुई। और ये किस मनूस काले बिल्ले को ले आई हो? वो इसे टोकती हुई बोली। बिल्ले ने इसे बुरी तरह घूरा। अरे अम्मा इसे चोट लगी थी, ठीक हो जाएगा तो इसे वापस जंगल में छोड़ आऊंगी। वह इन्हें तफसील से आगाह करती और ऊपर चली गई। या अल्लाह, इस लड़की को हदायत। न जाने क्यों मेरे दिल में कॉल उठ रहे हैं, जैसे जैसे ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। नम्रा एक खूबसूरत और जवान लड़की थी जिसे देखकर सबके मुंह से तारीफी कलमात ही निकलते थे, इसीलिए उल्फत बेगम परेशान रहती थी। ऊपर से इसकी मशकूक हरकतें इन्हें और परेशानी में मुब्तला करती थी। नम्रा के अबू तो पुलिस में होने की वजह से 2-3 दिन तक घर से बाहर ही रहते थे।
वो इस बिल्ले को लिए अपने कमरे में आ गई और उसका बैंडेज करके इसे सोफे पर डाल दिया। वो बस इसे देख ही जा रहा था। बिल्ला फौरन उठा और गैलरी पर पहुंचकर उछलने लगा। नम्रा ने मुस्कुराकर इसे देखा और दराज से चाबी निकालकर गैलरी का दरवाज़ा खोल दिया और हैरत की बात इसके दरवाजे खोलने के बाद वहाँ से हटकर इसे की बराबर सो गया। इसकी हरकतें जैसे किसी इंसान की तरह थी। वो ठटक सी गई थी, लेकिन वो अपना वहम समझकर सर झटक दिया कि एक बिल्ला क्या इंसान होगा, मगर ये बिल्ला मुझसे डर क्यों नहीं रहा। वो सोच में पड़ गई थी कहीं अम्मा का शक सही तो नहीं। वो परेशानी से सोचने लगी। इसे कुछ समझ ना आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उफ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो सर झटक कर रह गई। वो लाउंज में बैठी तस्वीरें देख रही थी, तभी इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और हाथों में लर्जिश पैदा हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदियाँ नुमायाँ होने लगीं। सब जानवरों की तस्वीरें ठीक ठाक थीं, मगर 2 तस्वीरें थीं जो बिल्कुल खाली थीं। इसमें कोई जानवर ना था। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें इस बिल्ली की तस्वीरें नहीं हैं और ये दोनों पिक्चर में तो कोई है ही नहीं। और थूक निकलते हुए बोली और तेज़ी से अपने कमरे की चानब बढ़ी, जहाँ वो बिल्ला गैलरी की दीवार पर मज़े से बैठा हुआ था। सामने पड़ा गोश्त का टुकड़ा जेल की तरह खा रहा था, जो किसी इंसान नुमा गोश्त की तरह था। नम्रा को इससे खौफ आने लगा। बिल्ले के मुंह पर खून लगा हुआ था। इसकी बिल्लियाँ आंखें सुर्ख हो रही थीं और पंजे नुकीले, नाखन भी सुर्ख हो रहे थे। यह तो एक फितरी बात थी, लेकिन इसका अंदाज बेजराना था, जैसे कोई जंगली खा रहा हो। नम्रा की तो जान फना होने लगी। वो अपना वजूद घसीटते हुए गैलरी में आई। बिल्ले को जैसे ही किसी के आने का एहसास हुआ तो इसकी एक चीज़ नॉर्मल होने लगी। गोश्त का टुकड़ा गायब हो गया था। इसके पंजों का खून आस्ता आस्ता मिटना शुरू हो गया था। मुंह पर लगा खून भी साफ हो चुका था। जब नम्रा ने इसकी आंखें देखी तो वो वापस नीली हो गई थी। नम्रा ने इसे फौरन उठाया और तेजी से कमरे की तरफ निकल गई। वो 3 सीढ़ियाँ उतरी थी कि इसे अपना होश न था। इसे बस इस बिल्ले को वापस जंगल में छोड़ना था। उल्फत बेगम इसे पीछे से आवाज़ दे रही थी, मगर वो अभी होश और हवास में ना थी। इसके जहन में वो मंजर तेजी से गर्दिश कर रहे थे। किसी की आवाज़ इसे सुनाई नहीं दे रही थी। सुनने समझने की सलाहियत मफलूज हो चुकी थी। इसने अपनी भागती हुई टांगों को जंगल में आकर ही ब्रेक लगाया था। इसने बिल्ले को फेंकने के अंदाज में नीचे रखा था, जिससे इसकी एक जोरदार दाढ़ निकली थी। नम्रा सहम कर 2 कदम पीछे हटी थी और पलट कर भागने लगी। बिल्ले की दाढ़ें तेज से तेज तर हो रही थी। नम्रा ने पीछे मुड़कर न देखा। इसे लगा अगर इसने पीछे पलट कर देखा तो वह बिल्ला इसे नहीं छोड़ेगा। वो शायद इसे मार डालेगा। इसकी सांसें फूल रही थी। वो दौड़ लगा लगा कर शल हो चुके। ऐसा लग रहा था कि इसने कोई रेस में हिस्सा लिया हो। अगर वो रुकी तो हार जाएगी। अगर वो रुकती तो ज़रूर वाकई हार जाती। रेस तो नहीं, मगर ज़िंदगी ज़रूर हार जाती। इसने घर आकर सांस बहाल किया था और दरवाजे की चौखट पर आकर गिरकर बेहोश हो गई थी। चूँकि आज इतवार का दिन था, इसलिए नम्रा के अबू अशरफ साहब की छुट्टी थी। वो लॉज में बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे। किसी के गिरने की आवाज़ पर उन्होंने अपना सर अखबार से निकाला तो नम्रा को पड़ा देखकर वो घबरा गए। नमी मेरी जान, वो तड़प कर इसके पास आए थे और इसे उठाकर ऊपर की जानब भागे थे। उल्फत बेगम इनकी चीखों पुकार सुनकर खुद भी तेजी से ऊपर की जानब बढ़ी थी और सामने नम्रा को बेहद सद देखकर उनके हाथ पांव फूल गए थे। नम्रा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? वो उसके सराहने बैठकर इसका गाल थपथपाने लगी। अशरफ, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वो रो रही थी। मैंने डॉक्टर को कॉल की है। उल्फत, हमारी नमी को कुछ नहीं होगा। वो इनका हौसला देते हुए बोले, हालांकि वो अपनी इकलौती लख्ते जिगर को देखकर खुद भी डर गए थे। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया था। क्या हुआ है डॉक्टर मेरी बच्ची को? कुछ नहीं, इनको टेंशन की वजह से नर्वस ब्रेक डाउन हो गया था और कोई मसला नहीं है। मैंने इन्हें सुकून आवर इंजेक्शन लगा दी है। अभी वो सो रही है। थोड़ी देर तक ये होश में आ जाएगी। आप ये दवाइयाँ खिलाएं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। उन्होंने नुस्खा इनकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। उन्होंने मुस्कुराकर नुस्खा थामा और इन्हें छोड़ने बाहर की जानब आ गए। डॉक्टर चले गए तो वो भी दवाइयाँ लेने चले गए थे। इसने आस्ता आस्ता आंखें खोली थी और अपने ऊपर इस बिल्ली को झुके देखकर वो चीख कर उठ बैठी थी। इसका वजूद थर थर कांप रहा था। नम्रा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? उल्फत बेगम, जिनकी अभी आंख लगी थी, इसकी चीख पर वो बड़बड़ा कर उठ बैठी। अम्मी, ये बिल्ला वो हाल खलाई थी। अरे ये वही तो बिल्ला है जो तू लेकर आई थी। अब क्या हुआ इस बिल्ले को? देखकर नगवारी से बोली।
अम्मी मगर इसे दफ़ा कर, तू बता तू ठीक है। उन्होंने इसका पसीने से चेहरा अपनी जानब मोड़ा। नम्रा ने सर इस बात में हिला दिया। चल तू आराम कर, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तेरे लिए। वो उसका गाल थपथपाती उठकर चली गई। तभी इजानों की आवाज़ आने लगी। नम्रा ने सामने लगी वाल को लाग पर देखा तो वहाँ मगरिब की अजान का वक्त हो रहा था। इसके दिमाग में झुमका सा हुआ। वो हमेशा मगरिब से वक्त की दिखाई देता था। अगर ये बिला कोई और हुआ तो अपना सब कुछ बदलेगा ज़रूर, वो सोचती हुई बोली और अपने ऊपर से कंबल हटाकर वो उठ खड़ी हुई। पाँव में चप्पल पहनकर वो गैलरी का दरवाज़ा धकेलती गैलरी में आ गई। वो वापस सामने देखने लगी। कुत्ता आज भी भौंक रहा था और आज इसे इस कुत्ते की भौंकने की मफहूम समझ आ गया था। अचानक इसके जिस्म में ठंड तारी होने लगी थी। इसे अपने करीब फिर किसी का एहसास हुआ तो वह बगैर देर किए पलटी थी। सामने वो बिला बैठा था। आज भी इसका वही रूप था जो इस दिन था। सुर्ख आंखें खून से लथपथ, मुंह, नुकीले नाखनों पर भी खून था जिसमें अजीब सी महक आ रही थी। शायद वो किसी इंसान का खून था। तभी नम्रा की नज़र सामने वाले शीशे पर पड़ी। वो हक्का बक्का सी अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी। इसके चेहरे पर किसी चीज़ के मारने के निशान थे और ये खून नम्रा का ही था। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वो बमुश्किल बोली। बिले ने कोई जवाब न दिया। मैं जानती हूँ तुम बिले नहीं हो, वो चीखती थी। तभी वो बिला गर्दन झुका गया। यकदम वहाँ दम सी होने लगी। निम्रा ने चेहरे के सामने दोनों हाथ रख दिए। आहिस्ता आहिस्ता वो दम मिटती गई और जब इसके सामने देखा तो इसकी औसां खता हो गई। वो चीखना चाहती थी मगर हलक से ही इसकी चीख अटक कर रह गई। वो बहुत ही खतरनाक, हद तक खौफनाक शख्स था और शायद इस कब्रिस्तान का था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत था मगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की ने मुझे धोखा दे दिया था। वो इसके करीब आया था जब निम्रा ने इसे 2 कदम पीछे हटी थी और रेलिंग से जा चिपकी थी। तो फिर ये कि तुम मुझे पसंद आ गई हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर किसी ने तुम पर नज़र डाली तो मैं इसे भी ख़त्म कर दूंगा। वो सरगोशी अंदाज में बोला। उसका गाल थपथपाया। निम्रा बोली। वो मिन्नत करती रही कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अरे कैसे? तुम मुझे पसंद आई हो और मुझे जो पसंद आता है मैं इसका पीछा नहीं छोड़ता। इसकी आवाज़ भी इसी की तरह ख़तरनाक थी। निम्रा को अपने हाथ पांव ठंडे पड़ते महसूस हुए। इसने ज़ोर से आंखें मीच लीं और अगले ही पल में वो जिन इसके अंदर घुस गया। निम्रा को समझ न आया कि जब आया तो तब तक वो किसी और के कब्ज़े में। अब ये मेरी है। वो निम्रा के जिस्म में मौजूद था और कहकर लगाकर हंसा था। वापस चलकर बेड पर आकर लेट गया। इसने अपने बाल पोनी से आज़ाद कर दिए थे और आगे कर लिए थे। इसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी मगर किसी की आहट पर वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई थी। बेटा खाना खा लो। उन्होंने खाने की ट्रे इसकी जानब बढ़ाई जैसे इसने डांटते हुए फेंक दी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से बुढ़िया। वो दहाड़ा था। उस वक्त बेगम तो उसके अंदाज पर हैरत के समुंदर में गोताज़न हो गई थी। निम्रा, ये क्या कह रही हो निम्रा? उन्होंने हैरत से कहा। मैंने कहा न दफ़ा हो जाओ, नहीं तो मैं इसको नुकसान पहुँचाऊँगा, समझी? वो घराया था। उस वक्त बेगम को इसका लहजा कुछ समझ न आया तो उन्होंने आगे बढ़कर इसे गले लगाया। मेरी बच्ची ये क्या हालत बना रखी है अपनी? वो निम्न लहजे में बोली। तभी इस जिन ने इन्हें धक्का दे दिया और धक्का जोर का दिया कि वो बेड से नीचे गिर गई। इन्हें कुछ गड़बड़ लगी। वो भागती हुई कमरे से निकल गई। वो लाउंज में आकर टेलीफोन में इसका नंबर डायल करने लगी। हेलो अशरफ साहब, प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए, वो रोते हुए बोली और कॉल काट दी। थोड़ी देर में अशरफ साहब आ गए। क्या हुआ बेगम? वो परेशानी से बोले। अशरफ साहब, मुझे निम्रा ठीक नहीं लग रही, आप मेरे साथ चले, वो घबराती हुई बोली और इन्हें खींचती हुई ऊपर ले गई। ये देख ले, उन्होंने सामने देखा तो सब कुछ ठीक था। निम्रा सुकून से सो रही थी। उस वक्त बेगम की आंखें फैल गईं। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है बेगम, वो हैरत से बोले। मेरा यकीन करे अशरफ साहब, निम्रा अभी ठीक नहीं थी, वो रोते हुए बोली। बेगम, आपका वहम होगा, आपको लगता है निम्रा की ज़्यादा ही फिक्र हो गई है, इसलिए आपको ऐसा कह रही हैं। वो इन्हें दिलासा देते हुए बाहर निकले थे। आप मेरी बात का तो यकीन करें, वो तासुब से बोली। अच्छा आप एक काम करें, किसी मौलवी को बुला लें, बस मेरा वहम दूर कर दे। वो हल पेश करती हुई बोली। तो उन्हें भी यही ठीक हो लगा। ठीक है बेगम, अभी आप सो जाएं, हम सुबह देखते हैं। वो इन्हें तसल्ली देते हुए कमरे में ले गए। वो समझ तो चुके थे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस वक्त बेगम को इतना बड़ा वहम नहीं हो सकता था। वो पूरी रात इनकी आंखों में कटी थी। सुबह सवेरे ही अपने जानने वाले मौलवी को ले आए।
वो जैसे ही इनको लेकर आए वो घर पे कदम रखने से पहले ही रुक गए। यहाँ कोई गैर मखलूक है। वो पूरे घर को देखते हुए बोले, जी मौलवी साहब, तभी तो मैं आपको लेकर आया हूँ, प्लीज आप इसे यहाँ से दूर ले जाएं। वो मिन्नत करते हुए बोला। उन्होंने एक पत्तों की लड़ी पर कुछ पड़ा हुआ अशरफ साहब की जानब बढ़ाया। ये यहाँ दरवाजे के बीच में बांध दो, इससे वो मखलूक बाहर नहीं जाएगी। वो संजीदगी से बोलकर अंदर की जानब बढ़ने लगा। अशरफ साहब ने वो उनकी बातें के मुताबिक बांध दी। कहाँ है तुम्हारी बेटी? ऊपर कमरे में। सुबह मैं कमरे की तरफ से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, कहीं वो बाहर ना निकल जाए। वो सब बताते हुए बोले, कहाँ है इसका कमरा? वो तस्बीह के दाने गिराते हुए बोले, आए मैं आपको ले चलूं। उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं तुम मुझे बता दो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। वो हाथ के इशारे से इसे रोकते हुए बोले, तो वो इन्हें कमरे तक ले गए और ख़ुद बाहर खड़े हो गए। दरवाज़ा खुला देखकर वो परेशान हो गए। बच्चे तुम तो कह रहे थे कि तुमने दरवाज़ा बंद रखा था। वो पेशानी पर बिल डालकर बोले, जी मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो लच कर बोले कि कहीं मेरी बीवी ने तो यकदम इनके जहन में जमाका हुआ। अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है, इसे मेरे आने का इल्म हो गया है, तुम्हारी बीवी को खतरा है। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उल्फत बेगम ऊपर को उठी हुई थी और हाथ पैर मार रही थी। अशरफ साहब मुझे बचाइए। वो गले पर हाथ रख के गड़बड़ाई। बाबा ये क्या? वो परेशान से हो गए। उन्होंने कुछ पढ़ा तो नीचे को आ गई। नमरा कहाँ है उल्फत? अशरफ साहब ने पूछा तो उन्होंने गैलरी की तरफ इशारा किया। वो सब गैलरी की जानब बढ़े। जब गैलरी की दीवार पर बैठा गोश्त की कच्ची बोटियां चबा रहा था, वो भी किसी इंसान का गोश्त था। मौलवी साहब ने मेरे हाथ का इशारे से पीछे रहने को कहा और गैलरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। गैलरी का दरवाज़ा बंद होने पर इसने अपने शुगल से हाथ रोका था और खा जाने वाली नज़र से मौलवी की तरफ घूरा था। ओए तू क्या यहाँ करने आ रहा है? चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। ये लड़की मर जाएगी। और अपनी मर्दाना आवाज़ में बोला। मौलवी साहब आंखें बंद करें किसी चीज़ का व्यर्थ करने में मशगूल हो गए। उन्होंने एक मिट्टी की प्याली से मिट्टी निकाली और हथेली पर रख कर फूंक मारी। वो चीखने लगा, आप लोग जल्दी से रस्सी का बंदोबस्त करें। उन्होंने हदायत दी। वो दोबारा आंखें बंद कर ली। इनके लब पर फड़फड़ा रहे थे और मिट्टी इसकी जानब फूंक रहे थे। वो कराकर ज़मीन बस्त हो गया था। तब तक अशरफ साहब की रस्सी को ले आए। इसे उठाकर उन्होंने बेड पर लटाया। इसके हाथ पांव बेड से बांध दिए। वो ये सब अपने लख्ते जिगर के साथ नहीं करना चाहते थे, मगर मुझे अपनी बेटी की जान अजीज थी। वो मज़ाहमत कर रहा था मगर कामयाब ना हो पा रहा था। छोड़ मुझे, छोड़, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं। वो अपनी पूरी जान लगा रहा था मगर मौलवी ने एक घेरा बना दिया था। बेड के गिर्द अगर रस्सी खोल भी लेता तो वो इस जगह से बाहर ना जा सकता था। अचानक इसकी खतरनाक आसार नरम पड़ गए और नम्रा की रोने की आवाज़ आ भरी। अम्मी मुझे खोले, अम्मी मुझे डर लग रहा है। वो तड़प कर बोली, मेरी बच्ची। वो भी एक माँ थी। अपनी बेटी को तड़प कर देकर वो आगे बढ़ी और रस्सी खोलने लगी। रुको बेटी, ये गलती मत करना, वो तुम्हें भटका रहा है। वो उसे रोकते हुए बोले तो इसने गुस्से से हनकारा। उल्फत बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो 2 कदम पीछे हटी और रुख फेर कर खड़ी हो गई। क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा है? छोड़ दे, वो तुझे क्या देगी, छोड़ दे उसे। वो उसे समझाते हुए बोले, इसने क्या कर लगाया, ये मुझे अच्छी लगी है, तुम लोग जो भी कर लो, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। एक लड़की ने मुझे धोखा दिया है, मैं इससे अपना बदला पूरा करूंगा। वो बैठा था, दाढ़े मारते हुए बोला, मगर वो दोबारा लेट गया। तुझे इस मासूम बच्ची को छोड़ना ही होगा। मौलवी साहब ने लब फड़फड़ा रहे थे। वो दर्द से तड़प रहा था और चंद पल बाद इसका जिस्म झटके खाकर ढीला पड़ चुका था। फिर मौलवी साहब ने आंखें खोल ली थी। इसके गले पर यह तवीज़ बांध दो। उन्होंने तवीज़ अशरफ साहब के हाथ में पकड़ाया। वो जैसे ही इसकी जानब तवीज़ पहनाने के लिए बढ़े तो इसने पट से आंखें खोली और गर्दन इधर से उधर करने लगा। नहीं नहीं नहीं, वो चीख रहा था और नहीं नहीं की गर्दन लाप रहा था। वो चीख रहा था। इसका जरहाना अंदाज देखकर अशरफ साहब रुके थे और मौलवी साहब को देखा था। इसकी मत सुनो, पहनाओ उसे ये तवीज़। वो इनकी नज़रों का मफहूम समझकर अशरफ साहब ने सारा हाँ में हाँ मिलाया और उन्होंने तवीज़ इसके गले में डाल दिया। उससे अशरफ साहब को बहुत नुकसान पहुँचाया था मगर उन्होंने अपनी बेटी को बचाना था। चंद घंटे
और मेहनत के बाद आखिरकार इसके जिस्म से निकलकर निस्तो नबूद हो गया था। सब ने शुक्र का कलमा पड़ा था। नम्रा ने आस्ता आस्ता आंखें खोली। एक दिन ही में इसकी आंखों के नीचे हल्के और इसका जिस्म नहीं फुसा हो गया था। वो हड़बड़ा कर उठी थी, मगर रस्सी की वजह से दोबारा लेट गई थी। इस दफा उल्फत बेगम ने इसकी रस्सी खोलने से पहले मौलवी साहब को देखा था, क्योंकि अब वो कोई हमाकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब खोल दो इस बच्ची को, अब खोल दो इस बच्ची के हाथ, बहुत बहादुर है, अब खोल दो इस बच्ची को, इतनी मुश्किलों को पार करके आई है, ये बहुत बहादुर है। उन्होंने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा। उल्फत बेगम ने इसकी रस्सियां खोल दी और वो माँ की गोश में छुपकर ससक पड़ी थी। अशरफ साहब ने भी नम आंखों से इसके बालों पर हाथ फेर रहे थे। वो काफ़ी सहम सी गई थी। इस हादसे के बाद अब बालों को खुला नहीं छोड़ती थी। मगरिब के बाद वो गैलरी में नहीं जाती थी, बल्कि मगरिब के बाद वो अम्मी अब्बू के कमरे में ही रहती थी। इसकी छोटी सी गलती ने इसे इतनी खतरनाक मुश्किल में डाल दिया था। अब वो थोड़ी थोड़ी संभल रही थी। उन्होंने घर भी तब्दील कर लिया था, इसलिए वो आज बाहर निकली थी। घूमते हुए से आधे सफ़ेद आधे स्याह रंग का एक बिल्ली नजर आया। इसको देखकर वो इसकी जानब बढ़ी थी। बिल्ली का रुख दूसरी जानब था। नम्रा ने उठाकर इसका रुख जैसे ही अपनी जानब किया, वो चीख पड़ी और बिल्ली को नीचे फेंक दिया। वो गया नहीं है। वो बड़बड़ाती हुई वहाँ से भाग गई थी और फिर कभी इस जगह का रुख न किया।